नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हीरो मोटोकॉर्प के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25-30% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी गिरावट चली रही थी, लेकिन आज हमें 7% की और गिरावट देखने को मिली है। तो इतनी भारी गिरावट क्यों हुई है, उसका रीज़न समझेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रीज़न समझ लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो मार्च 23 से लेकर मार्च 26 तक आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही थी हीरो मोटोकॉर्प पे। तो अभी आईटी डिपार्टमेंट की रेड खत्म हुई है। तो सोर्सेस का मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस डिटेक्ट किए गए हैं। बोगस एक्सपेंस मतलब क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कम करने के लिए कई बार कंपनीज, कुछ लोग यहां पर एक्सपेंसेस दिखा देते हैं जो कि एक्चुअली वो खर्चा हुआ नहीं है, फेक बिल्स होते हैं। तो ये बोगस एक्सपेंसेस बताया जा रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंस किए हैं, ऐसा सोर्सेस का मानना है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। कंपनी ने भी इस पे कुछ रिएक्ट नहीं किया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी कुछ भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि एविडेंस हार्ड कॉपीज और डिजिटल डेटा दोनों में देखने को मिला है। सोर्सेस का मानना है तो एक फार्म हाउस की खरीदारी में 100 करोड़ से भी ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आया। जो मार्केट प्राइस था फार्म हाउस, उसमें चेंजेस देखने को मिले क्योंकि टैक्स बचा सकते थे। तो 100 करोड़ के ऊपर का जो भी अमाउंट था वो हमें कैश में पे होता हुआ नजर आया था। तो ये सारी चीजें फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प में हमें चलती हुई नजर आती है। और जब ये रेड शुरू हुई थी तब कंपनी ने क्या बताया था कि ये एक रूटीन इंक्वायरी है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो ये अनकॉमन नहीं है कि ऐसा कोई रेड पड़ सकता है। स्टेक होल्डर को ये एश्योर किया था कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हर एक कंपनी यही स्टेटमेंट देती है। तो ओवरऑल ये जो न्यूज़ आई है ये अभी फिलहाल की न्यूज़ है। 1000 करोड़ का जो ये बोगस एक्सपेंस किया है वो लेटेस्ट है। इसके बाद कंपनी का कोई स्टेटमेंट फिलहाल तो नहीं आया है। ये स्टेटमेंट क्या आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो कंपनी में एक बड़ा र्यूमर देखने को मिल रहा है। अब ये सच है नहीं है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब फंडामेंटल्स पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो 41% का मार्केट शेयर है इन मोटरसाइकिल 125 सीसी से ज़्यादा की जो मोटरसाइकिल का सेगमेंट है उसमें 40% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और ये लेटेस्ट डेटा ही है, मार्च 2021 का डेटा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ही डेटा है। एंट्री सेगमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो मार्केट लीडर है, 68% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, टू व्हीलर से 89.3% का रेवेन्यू आता है और स्पेयर पार्ट से 10.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 96.2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.8%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 19% है, ROC 22% है, जो कि हमें डिटेरिएट होते हुए नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 9.5% है, यहाँ पर भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है, नेग्लिजिबल जैसा ही कर्जा नजर आता है। तो ओवरऑल ये जो नंबर्स चल रहे हैं खराब नंबर्स नहीं है, लेकिन कंपनी ने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नंबर्स पहले दिखाई हैं। आप 5 ईयर एवरेज देख सकते हैं, 3 ईयर एवरेज देख सकते हैं। तो फंडामेंटल्स हमें डिटेरियोरेट होते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल रेवेन्यू में फिलहाल हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक जंप हुआ, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 2020 के मुकाबले 2021 का रेवेन्यू हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3000 करोड़ से भी नीचे आ चुका है प्रॉफिटेबिलिटी 2021 में। 2020 में और 2021 में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है उसमें तो कोविड-19 भी था, लॉकडाउन भी था। 2020 में तो चलिए एक आध 2 महीना ही था, लेकिन 2021 में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था जहां पर कंपनीज बहुत ही मुश्किल से ऑपरेट कर पा रही थी, तो इसीलिए गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पहले भी इनका जो परफॉर्मेंस था, पूरे ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस भी हम कह सकते हैं, कोई खास देखने को नहीं मिला। 2018 के बाद हमने कई सारे चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.75%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8.5%, अदर DII 15%, FII 29%, रिटेल एंड अदर्स में है 12% का स्टेक, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो 9-10% की हिस्सेदारी दिखाई पड़ती है।
एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 44 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 52% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 54% का अपसाइड, मीडियन 28% का अपसाइड और लोअर साइड पे तो 20% की गिरावट बताई जा रही है। 1900 का लेवल बताया जा रहा है, तो ये सारे लेवल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 18 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन तो क्लियरली हमें थोड़ा सा सस्ता होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक एक लंबे समय से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड्स में ही नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 33 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी हमें नजर आएगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट पर अगर कोई भी स्टॉक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पे आता है तो वो भी एक्चुअली बड़ी बात होती है, मतलब सिग्निफिकेंट गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया है, 50 ने भी किया है और 100 वीक्स के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है। तो सीक्वेंस आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा बियरिश सीक्वेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। वीकली आरएसआई 35 का लेवल है, काफी ज्यादा वीकनेस यहां पर नजर आती है। मंथली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे हमें नजर आएगा कि स्टॉक में एक लंबे समय से कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। अगर आपने यहाँ पर 2014 में भी निवेश किया होता तो सेम लेवल पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर भी 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर कर दिया है। ये मूविंग एवरेजेस के जो क्रॉस ओवर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में वीकनेस कितनी है और कितने समय से चलती आ रही है। 39 का मंथली आरएसआई है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नज़र आती है। स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप लेवल्स तो देख के मैं भी चौंक गया हूं, आप भी ऑफ कोर्स चौंक ही जाएंगे। यहां पर जो नीचे के साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है वो है 1500 के आसपास का लेवल। यहां पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद एक तेजी देखने को मिली। मार्च क्रैश के टाइम पे भी यहीं से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। उसके पहले एक सपोर्ट है 2000 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाता है और इतनी गिरावट हुई है तो वहां से एक बाउंस आना भी ऑलमोस्ट कंपलसरी जैसा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी उसकी हाई हो जाती है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस 2300 का लेवल है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता था और अभी ये रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है। पहले भी आप देख पाएंगे 2300 से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, लेकिन स्टॉक वहां पर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिली। डेली चार्ट पे अगर हम जाए तो थोड़ा इसे अल्टर भी कर सकते हैं, 2400 भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो जब तक स्टॉक 2400 के ऊपर नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो यहां पर अवॉइड करना चाहिए, मिड टर्म के लिए भी यहां पर अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी फिलहाल तो जो स्टॉक में ये कंफ्यूजन चल रहा है, जो टैक्स का मामला चलता हुआ नजर आता है, तो फिलहाल के लिए यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुरंत से अगर एकदम स्टॉक चला जाएगा ऊपर, उसके चांसेस कम होते हैं। एक बार डस्ट सेटल हो जाए, थोड़ा बहुत शांति हो जाए, उसके बाद हम यहां पर डिसीजन बना सकते हैं कि कंपनी क्या रिएक्ट करती है। ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो पूरा न्यूज़ आया है सब कुछ फेक है, वापस आपको स्टॉक भागता हुआ नजर आ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो न्यूज़ आई है सच्ची न्यूज़ है और स्टॉक आपको और भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बार थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए, 2-5% महंगा मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारे जीतने की ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी में निवेश कर दें जहाँ पर इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा मामला चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में वेट एंड वॉच करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। एनालिस्ट के टारगेट के बारे में बात करें तो जो लोअर साइड के टारगेट्स हमें नजर आते थे 1900 के टारगेट्स थे, तो अगर ये स्टॉक इसी प्रकार से 2400 के नीचे रहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक हमें 1900 के लेवल पे दिखाई पड़ सकता है। और अगर 2400 के ऊपर ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आता है तो जो मीडियन का टारगेट था वो अचीव हो सकता है, और जो हायर साइड का टारगेट था एक साल में वो आना तो मेरे हिसाब से मुश्किल है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स स्टॉक गिर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कुछ पॉजिटिव नहीं है। कंपनी मार्केट लीडर है, अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। डीआईएस का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर बुलिश चल रहे हैं, मोस्ट मतलब 2% ऊपर है, 52% के एनालिस्ट यहां पर बुलिश चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास अगर 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती तो वो और भी अच्छा होता, लेकिन ओवरऑल अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है।
नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे हैं और सिर्फ डेली चार्ट पे नहीं, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे भी बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। फंडामेंटल्स भी हमें वीक होते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड नीचे जा रहा है, इसका जो फंडामेंटल रेशियोज है, मार्जिन्स है, सब कुछ नीचे जाता हुआ नजर आता है। और जो एक ईवी का थ्रेट बना हुआ है वो तो है ही कि नई कंपनीज यहाँ पर आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और मार्केट को लीड करती हुई नजर आ सकती है। FIS का स्टेक भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, 37% के आसपास था, अभी ये 30% के भी नीचे आ चुका है। IT की जो रेड पड़ी है वो सबसे बड़ा नेगेटिव फिलहाल के लिए नजर आता है। ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, IT रेड को छोड़कर बाकी सारी वीकनेसेस इसमें पहले भी चल रही थी। मार्जिन पहले भी नीचे जा रहा था, रेवेन्यूज प्रॉफिट ये पहले भी नीचे जा रहा था, लेकिन IT रेड की वजह से हमें यहाँ पर एक और नया ट्रिगर दिखाई पड़ जाता है। तो फिलहाल करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो अवॉइड करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ होती तो भी अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो कभी भी न्यूज़ के बेसिस पे शॉर्ट टर्म मिड टर्म की पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे अगर 10% महंगा खरीदना पड़ेगा वो चलेगा, लेकिन एक बार सिचुएशन क्लियर हो जाए कि ये बोगस एक्सपेंसेस इसने किए हैं नहीं किए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपने निवेश करके रखा है तो क्या करना चाहिए, वो भी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, बाउंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली तो सेल ऑन राइज है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब भी ऐसा ये सिचुएशन हुआ है, 7-8% स्टॉक क्रैश हो गया। पैनिक में आपको डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने ऊपर के प्राइसेस पे खरीदा होगा, ऑलरेडी यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, तो अभी पैनिक में बेचने से बचना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जिट करना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको वन साइडेड नीचे जाता हुआ नजर आएगा। कंपनी का दिवालिया नहीं निकला है, ये समझने की जरूरत है। आपको मौके बीच में मिल सकते हैं, तो पैनिक डिसीजन अभी लेने से बचना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में मदद करता है। थैंक यू, स्टे happy investing।